नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे हिस्ट्री एंड जियोपॉलिटिक्स। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इंडियन पीएम श्री नरेंद्र मोदी इसराइल के ऑफिशियल विजिट पे हैं, जिसमें बेंजामिन नेतन्याहू के बुलावे पे, उनके इनविटेशन पे ये इसराइल गए हुए हैं। और इसराइल जाने का जो समय है वो बड़ा क्रूशल है। दोस्तों, इस समय यूएस और ईरान एक वॉर के स्टेट पे खड़े हैं और इस समय इसराइल की यात्रा करना या मोदी, ये इनकी डिप्लोमेसी को दिखलाता है। इन दोनों हमारे दोनों देशों के जो संबंध हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो हैं, वो कितने मजबूत हुए हैं पिछले 11-12 सालों में, उस चीज़ को दर्शाता है। आपको शायद ध्यान होगा कि आज से 9 साल पहले इंडिया का फर्स्ट पीएम जो इसराइल की विजिट, ऑफिशियल विजिट पे जाते हैं, वो पीएम नरेंद्र मोदी थे। हालांकि 1999 में जब हमें जीपीएस गाइडेड मिसाइल चाहिए थी अपने फाइटर जेट्स के लिए, उस समय हमें अमेरिका ने और सबने मना कर दिया। तब इसराइल ने हमारा साथ दिया था कारगिल वॉर में, और उसने अपने मिसाइल दिए थे। हालांकि इसराइल का हम हमेशा से प्रो पैलेस्टीन रहे। जो हमारी सरकारें पुराने समय में रहीं, कांग्रेस की सरकार के समय या हमारे देश में जो भी सरकार रही, वो पैलेस्टीन के प्रति अपना प्रेम व्यवहार दिखाते रहे। लेकिन जब भी हिंदुस्तान को जरूरत पड़ी, इसराइल ने हिंदुस्तान का साथ दिया है। और ये हम दोनों के डिप्लोमेटिक रिलेशंस में पिछले 11 सालों में एक कहते हैं नया जुड़ाव, एक नए पीक्स को, एक नए हाइट्स को अचीव कर रहे हैं। ये हमारे पीएम मोदी की जो डिप्लोमेसी है वो इसराइल के साथ मतलब बहुत अच्छी जा रही है। और इसी के समय में मैं बताऊं कि आज दोपहर करीबन 2 बजे पीएम मोदी का हवाई जहाज़ जब तेल अवीव में उतरा, तो उस समय वहाँ पे बेंजामिन नेतन्याहू अपनी पत्नी के साथ उनको वेलकम करने के लिए एयरपोर्ट पहुँचे। और ये डिप्लोमेसी में आजकल मैं देख रहा हूँ कि इंडिया में हो या कहीं भी हो, ये कार डिप्लोमेसी के बाद अब ये सारी चीज़ें भी डिप्लोमेसी में आ गई है। तो ये आप दोनों देशों के बीच में जो संबंध है वो कितने गाढ़े हैं, कितने मजबूत हैं, कितने सुदृढ़ हैं, इन चीज़ों को बताता है दोस्तों। और ये अच्छी बात भी है हमारे लिए। हालांकि पीएम मोदी वहाँ जो गए हैं, वहाँ पे कई चीज़ों पे बात होगी। और कल उनका संबोधन भी है इसराइल के पार्लियामेंट को। हालांकि ये जो चीज़ें हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि बहुत कम राष्ट्राध्यक्ष ऐसे होते हैं जो दूसरे देश के पार्लियामेंट को संबोधित करते हैं। ऐसा बहुत कम देखा गया है। हालांकि पीएम मोदी यूएस में भी उनकी यूएस कांग्रेस को भी संबोधन दे चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मतलब आपको बताती हैं कि आपके देश एक सही नेतृत्व में है, और आपके कंट्री के जितने भी जो लीडर्स हैं उनकी क्या वर्ल्ड वाइड वैल्यूज़ है। और इसके अलावा दोस्तों, वहाँ पे जो बातें होने वाली हैं वो बेसिकली एआई को लेके, टेक्नोलॉजी को लेके, डिफेंस को लेके, एग्रीकल्चर को लेके, इरिगेशन टेक्नोलॉजी को लेके, इन सारी चीज़ों पे बात होने वाली है। इसमें बहुत सारी चीज़ों में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए बात होगी। कई डिफेंस के जैसे मिसाइल्स वगैरह है, उसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात होगी। इंडिया के साथ मिल के हम क्या नया डेवलप कर सकते हैं, इंडिया इसराइल, उन चीज़ों पे बात होगी। इरिगेशन और एग्रीकल्चर के अगर आप मैं बताऊं तो शायद आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि इसराइल में इरिगेशन के लिए पर्याप्त पानी नहीं है। लेकिन उन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की है, काफ़ी समय से उनके पास है, वो घर की दीवारों पे भी खेती कर लेते हैं बहुत कम पानी के साथ। सॉल्ट वाटर को इरिगेशन लायक और पीने लायक बनाते हैं। तो ये सारी उनकी उपलब्धि है दोस्तों। आपके देश में हालांकि पानी की कमी नहीं है, हमारे देश में फ्रेश वाटर के बहुत सारे रिवर्स हैं, तो इसलिए इतनी दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी जहाँ पे हमें गर्मियों में समस्या होती है, जो विदर्भ का इलाका है, दक्कन का इलाका है, वहाँ पे ये सारी चीज़ें काम कर सकती हैं। राजस्थान है,
इन सारी चीज़ों के लिए ये सारे डेवलपमेंट्स बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छी बात भी है। और इसके अलावा दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू जी के बीच में एक चीज़ जो आज ट्रेंड कर रही है, देखेंगे हैशटैग जो ट्रेंड कर रहा है वो हेक्सागोनल अलायंस का है। दोस्तों, ये हेक्सागोनल अलायंस है क्या? एक्चुअली पीएम जो नेतन्याहू जी हैं वो ये चाहते हैं कि हम दुनिया में जो रेडिकल लोग हैं या जो रेडिकलाइज्ड पीपल्स हैं, जिसमें रेडिकलाइज शिया सुन्नी जो चल रहा है, आपको मालूम है सुन्नी कंट्री ईरान के बारे में ही बात हो रही है, क्योंकि सबसे बड़ी सुन्नी कंट्री वही है ईरान। और जो रेडिकलाइज्ड माइंड है उस पर कोलैबोरेट करके हम एक ऐसा अलायंस बनाएं जो एशिया पैसिफिक में इन चीज़ों को नियंत्रित कर सके। हालांकि इसमें इंडिया का क्या पक्ष रहेगा क्या नहीं रहेगा ये बाद में मालूम चलेगा, क्योंकि ये अभी जस्ट एक थॉट है, लेकिन हाँ, ये आज ट्रेंड कर रहा है। और टेररिज्म एक बहुत बड़ा मुद्दा है दोनों देशों के लिए। जितना इजराइल टेररिज्म को भुगता है उतना ही हिंदुस्तान भी भुगत रहा है। 1990 के बाद कश्मीर, उससे पहले पंजाब, हिंदुस्तान ने टेररिज्म का बहुत बुरा दौर देखा है। और पिछले 10-12 सालों में कुछ उसमें सुधार आया है जो अब हम कश्मीर तक ले जाने में सफल हुए हैं। हम उस पर और आगे क्या कर सकते हैं, हम इस टेररिज्म को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसके लिए हमें क्या नए कदम उठाने हैं। और मिल के दुनिया में कहीं भी टेररिज्म, किसी भी तरीके का टेररिज्म, किसी भी तरीके का रेडिकलाइजेशन है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उस पर हम कैसे काम कर सकते हैं, इन चीज़ों को लेकर वार्तालाप होगी। बिजनेस ट्रेड को लेकर बात होगी। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि दुनिया भर में आज की डेट में ट्रेड वॉर चल ही रहा है। और इस समय आपको मालूम होगा कि बहुत सारे देशों के राष्ट्राध्यक्ष बीजिंग की यात्रा कर रहे हैं। इससे पहले आपने सुना होगा कि कनाडा के जो पीएम है वो गए थे, और अभी वाइस चांसलर ऑफ जर्मनी पहुंचे हुए बीजिंग। ये इसलिए पहुंचे हैं कि वहाँ पे उनको डिस्कस करना है, बिजनेस फॉर्म पे वो लोग डिस्कस कर रहे हैं रिगार्डिंग द ट्रेड इम्बैलेंस विद चाइना। हालांकि ये शिकायत इंडिया के साथ भी थी, इंडिया ने भी बात करी और इंडिया भी उसको चाहता है कि हम आपसे बहुत चीज़ें खरीद रहे हैं और हम उसका आधा भी आपको बेच नहीं पा रहे। आखिर कोई तो ऐसी चीज़ होगी जिसकी आपको ज़रूरत होगी, तो क्यों ना हम उसके बारे में बात करें। और ये ट्रेड इम्बैलेंस जो है, इसकी वजह से जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, इवन अमेरिका, आज की डेट में सबसे ज़्यादा परेशान जो कंट्री है वो अमेरिका है, वो सिर्फ ट्रेड इम्बैलेंस की वजह से। और इसीलिए आते ही ट्रंप ने रेसिप्रोकेटिंग टैरिफ और ये सब शुरू किया था। हालांकि इसके लिए अब समय उनके लिए प्रतिकूल है अनुकूल है, ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ट्रेड को लेके हर जगह बात हो रही है। आज की डेट में दुनिया में अगर सबसे बड़े दो मुद्दे हैं दोस्तों, वो है एक टेररिज्म, दूसरा है ट्रेड। और पीएम मोदी कई बार अपने वक्तव्य में कह भी चुके हैं। उन्होंने यूक्रेन और रूस के जंग के समय भी कहा था, और इसराइल और हमास के ये जंग के समय भी कहा था कि ये युग जो है वो युद्ध का नहीं है। हालांकि अगर देखा जाए तो कुछ युद्ध हैं जो टाले नहीं जा सकते, जैसे हमास और इसराइल का था, इट वाज टोटली अगेंस्ट द टेररिज्म। तो जहाँ पे टेररिज्म है वहाँ पे तो आप युद्ध नहीं रोक सकते। लेकिन हाँ, जैसे कंबोडिया और थाईलैंड का युद्ध था, या यूक्रेन और रशिया का युद्ध है, ये सारी चीज़ें बातचीत के टेबल पे बैठ के सॉल्व हो सकती हैं। लेकिन चीज़ें जब रेडिकलाइज्ड हो जाती हैं, जब लोग अपनी जिद पे, अपने बोलते हैं ना हठ धर्म पे अड़ जाते हैं, तो चीज़ें खराब होती हैं। और स्थिति सबके लिए, क्योंकि आज की दुनिया ऐसी है कि हर कोई सप्लाई चेन के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम आएगी
जैसे रशिया यूक्रेन के ही युद्ध में पूरे यूरोप की जो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी यानी कि गैस के रूप में जो भी है, स्पेशली जर्मनी हो गया, पोलैंड हो गया, इन सबको ज़रूरत पड़ती है। तो वो लोग भी सकते में हैं। हालांकि उन लोगों में अभी भी ट्रेड चल रही है, लेकिन प्रॉब्लम तो है ही। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे भविष्य क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, इन चीज़ों पे सब लोग बातें करने के लिए वहाँ पे जमा होंगे। और इसी के साथ साथ गाजा पीस के ऊपर जो बातें हुई होंगी, या पीएम मोदी से जो भी बातें होंगी, जो गाजा पीस बनाया है डोनाल्ड ट्रंप ने, वो सारी चीज़ें भी हो सकती है। हालांकि इंडिया में की तरफ से उसमें कोई इंटरेस्ट दिखाया नहीं है, लेकिन हाँ, ये हेक्सागोनल अलायंस, इस पे क्या हो सकता है, क्या होगा, ये अब आने वाले 2-3 दिनों में आपको पता चलेगा। दोस्तों, जो भी इसके बारे में बात होगी, हम इस पे ज़रूर आपसे दोबारा मुखातिब होंगे। हम इस पे हर तरीके की रिपोर्ट आपसे ज़रूर साझा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।